तो दोस्तों मैं मुकेश कुडी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार। और पिछले वीडियो में अपन ने से दूध का टॉपिक पढ़ा था, वो छोटा ही टॉपिक है, तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखना न भूलें। और आज का जो अपना टॉपिक है इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जैसे एंटीबॉडी व इसके प्रकार, है ना, एंटीबॉडी एंड इट्स टाइप, है ना, इसके प्रकार। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान दें आप। जैसे एंटीबॉडी क्या होती है कि शरीर में, है ना, शरीर में किसी रोगजनक के प्रवेश के फलस्वरूप, है ना, रोगजनक के प्रवेश के फलस्वरूप, है ना, शरीर में किसी मतलब शरीर में किसी रोगजनक या एंटीजन के प्रवेश के फलस्वरूप लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, है ना, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा, है ना, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा, है ना, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन अणु, है ना, उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन अणु, है ना, उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन अणु क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडी कहलाते हैं, है ना, एंटीबॉडी कहलाते हैं। तो ये चीज़ है। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं कि जैसे अपने शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है ना, जब अपने शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है मतलब रोगजनक प्रवेश करता है, तो शरीर में किसी रोगजनक के प्रवेश के फलस्वरूप लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा जो ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण किया जाता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन अणु को अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी का, है ना, एंटीबॉडी कहते हैं, है ना, एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीजन व, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन करने वाली विज्ञान, है ना, अध्ययन करने वाली विज्ञान ये क्या कहलाती है, तो सीरोलॉजी कहलाती है ना। एंटीजन या एंटीबॉडी का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है ये क्या कहलाती है, सीरोलॉजी कहलाती है ना। एंटीजन या एंटीबॉडी का अध्ययन करने वाली विज्ञान सीरोलॉजी कहलाती है। फिर अगला देखिए आप इसमें पॉइंट कि एंटीजन व एंटीबॉडी की, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी की आपसी क्रिया, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी की आपसी क्रिया ये क्या कहलाती है सर, तो ये, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी की आपसी क्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है, एग लूटिनेशन, है ना, एग लूटिनेशन कहलाती है ना, एग लूटिनेशन कहलाती है एंटीजन या एंटीबॉडी की आपसी क्रिया, ये चीज़ है। अब भी आप एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ शब्दावली देखें। जैसे एक तो होता है जैसे इंटरल्यूकिन, है ना, एक तो होता है जैसे इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन क्या होती है कि इंटरल्यूकिन ये क्या होती है, जैसे इंटरल्यूकिन ये क्या होती है, जैसे प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन होती है जो शरीर में क्या होती है, जैसे वायरस के खिलाफ बनती है ना, वायरस के खिलाफ बनती है। इंटरल्यूकिन वायरस के खिलाफ बनने वाली ये प्रोटीन होती है जैसे इंटरल्यूकिन। दूसरा होता है जैसे इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन ये क्या होता है ना, इंटरफेरॉन ये चीज़ मोस्ट है कि इंटरफेरॉन की जो खोज है, तो इसकी खोज, इंटरफेरॉन की खोज की गई थी जैसे किसके द्वारा, तो एलिक इसाक, है ना, एलिक इसाक व जीन लिंडमैन के द्वारा, एलिक इसाक व जीन लिंडमैन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, इंटरफेरॉन की खोज की गई थी। अब इंटरफेरॉन क्या होता है कि ये एंटीवायरस प्रोटीन है ना, एंटीवायरस प्रोटीन है, एंटीवायरस प्रोटीन है, यानी कि वायरस संक्रमित कोशिका, है ना, वायरस संक्रमित कोशिका, है ना, वायरस संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन सीक्रेट करती है ना, इंटरफेरॉन का स्त्रवण करती है। वायरस संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन का स्त्रवण करती है ना। और फिर ये इंटरफेरॉन क्या करता है, शरीर की अन्य कोशिकाओं को रोगग्रस्त होने से बचाता है ना, अन्य कोशिकाओं को रोगग्रस्त होने से बचाता है। फिर इंटरफेरॉन, है ना, फिर इंटरफेरॉन शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को, है ना, शरीर की स्वस्थ सेल्स को, है ना, स्वस्थ सेल को रोगग्रस्त होने से बचाता है ना, रोगग्रस्त होने से बचाता है ना, ये चीज़ है। अब अगला देखिए आप जैसे वीनम। तो वीनम क्या होता है, जैसे सांप के जहर को, है ना, सांप के जहर को, सांप के जहर को या जहरीले जीव के जहर को, है ना, या जहरीले जीव के जहर को क्या कहा जाता है, जैसे विनम कहा जाता है ना, विनम कहा जाता है। अगला देखिए आप इसमें कि सांप के काटे जाने पर,
है ना, सांप के काटे जाने पर जो टीका लगाया जाता है ना, जो टीका लगाया जाता है उसमें वीनम का, है ना, उसमें वीनम का निष्क्रिय रूप होता है ना, उसमें वीनम का निष्क्रिय रूप होता है ना, निष्क्रिय रूप होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को, है ना, जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है ना, जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। तो दोस्तों आप यहाँ से फिर से देखिए, आप एंटीबॉडीज के प्रकार, है ना, कि शरीर में किसी रोगजनक के प्रवेश के फलस्वरूप जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ना, शरीर में किसी रोगजनक के प्रवेश के फलस्वरूप जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन अणु का निर्माण करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे काफी ज्यादा एग्जाम्स में आता है, यहाँ से दो टाइप से पूछते हैं इसको। जैसे ध्यान दें, पहला क्वेश्चन कि जैसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है ना, इसको ऐसे पूछ लिया कि शरीर में जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका होती है तो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एंटीबॉडी निवने से क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है कि प्रोटीन होता है कि वसा होता है, तो एंटीबॉडी दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी जिस प्रोटीन के बने होते हैं, एंटीजनियम एंटीबॉडी, तो प्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगला देखें, एंटीजनियम एंटीबॉडी का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है वो क्या कहलाती है, इसे सीरोलॉजी कहलाती है। फिर ऐसे एंटीजनियम एंटीबॉडी की जो आपसी क्रिया है वो क्या कहलाती है, एंटीजनियम एंटीबॉडी की आपसी क्रिया क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन, है ना, एग्लूटिनेशन कहलाती है, ये भी ध्यान में रखें। इंटरल्यूकिन ये वायरस के खिलाफ शरीर में बनने वाली प्रोटीन है। और इंटरफेरॉन, तो इसकी खोज की गई थी एलिक इसाक व जीन लिंडमैन के द्वारा। ये क्या है, तो ये इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरस प्रोटीन है। वायरस संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन का स्त्राव करती है। फिर इंटरफेरॉन शरीर की स्वस्थ सेल्स को रोगग्रस्त होने से बचाता है ना, ये चीज है। तो वायरस से मतलब व्हाट इज इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन इज ए एंटीवायरस प्रोटीन, है ना, इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटीवायरस प्रोटीन है। फिर ऐसे वीनम, तो सांप के जहर या जहरीले जीव के जहर को अपन क्या बोलते हैं, वीनम कहते हैं। सांप के काटे जाने पर जो टीका लगाया जाता है उसमें वीनम का निष्क्रिय रूप होता है, और ये वीनम का निष्क्रिय रूप क्या कर देता है, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। अब आप ध्यान दें, है ना, कुछ चीजें और पढ़ते हैं अपन इसमें, जैसे लिम्फोसाइट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं अपन। तो आगे है जैसे इसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका होती है ना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका होती है ना, निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, जैसे लिम्फोसाइट होती है ना, लिम्फोसाइट होती है। अब दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ पर लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जैसे बी लिम्फोसाइट और एक होती है जैसे कौन सी, टी लिम्फोसाइट, है ना, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फो, एक तो होती है जैसे बी लिम्फोसाइट और एक कौन सी होती है जैसे टी लिम्फोसाइट होती है। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, एक कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है ना, टी लिम्फोसाइट होती है। तो बी लिम्फोसाइट की जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति वह इनका जो परिपक्वन होता है ना, इनकी जो उत्पत्ति व जो परिपक्वन होता है, बी बोली तो क्या, बोन मैरो, तो ऐसे लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में उत्पन्न होती है और जिनका बोन मैरो में क्या होता है, मेच्योरेशन होता है, तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, बी लिम्फोसाइट कह देते हैं, है ना। ऐसी लिम्फोसाइट जिनकी उत्पत्ति अस्थिमज्जा में होती है, परिपक्वन भी अस्थिमज्जा में होता है, ऐसी लिम्फोसाइट को अपन बी लिम्फोसाइट कह देते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती है, तो टी लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होता है तो ये तो किस में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन इसका जो परिपक्वन होता है तो सर ये परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो ये भैया थाइमस ग्रंथि में होता है ना, थाइमस, है ना। तो इसका जो परिपक्वन होता है ये किस में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन। इसलिए मतलब टी लिम्फोसाइट का, है ना, इसलिए टी लिम्फोसाइट का, है ना, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है ना, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, जैसे किसको,
तो थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है ना। टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, जैसे किसको, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है ना, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। अब यदि आप जैसे इस थाइमस का लोकेशन देखें अपनी बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड है ये, तो ये हृदय के समीप होती है ना, हृदय के समीप होती है ये जैसे थाइमस ग्रंथि। और अगला देखें कि थाइमस ग्रंथि को अपन किन नामों से जानते हैं, तो इसको जरण घड़ी भी कहते हैं, मतलब एजिंग क्लॉक बोलते हैं इसको, बुढ़ापे की घड़ी बोलते हैं इसको। और एक इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, एक इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। तो एंटीबॉडी का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है वो लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना। तो बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में, परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन इनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस ग्रंथि में, टी लिम्फोसाइट का। इसलिए टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है किसको, थाइमस ग्रंथि को। थाइमस ग्रंथि जानते हैं ना, हृदय के समीप पाई जाती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो थाइमस ग्रंथि जो साइज होती है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है ना, ये डिक्लाइन हो जाती है। और जैसे जैसे डिक्लाइन होती है तो व्यक्ति बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एजिंग क्लॉक। और इम्यूनिटी ग्लैंड है ये ना, प्रतिरक्षी ग्रंथि भी है आपकी, जैसे कौन सी है, थाइमस है। अब जो एड्स रोग होता है ना, तो एड्स रोग जो होता है, तो एड्स रोग में, है ना, एड्स रोग में टी साइक लिम्फोसाइट, है ना, एड्स रोग में टी साइक लिम्फोसाइट, है ना, टी साइक लिम्फोसाइट, टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है ना, संख्या में कमी आ जाती है। तो एड्स रोग में टी लिम्फोसाइट, टी साइक लिम्फोसाइट, जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होती है उसकी संख्या में कमी आ जाती है। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछते हैं। मतलब जैसे एड्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एड्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, या लिम्फोसाइट सेल्स प्रभावित होती है, या HIV जो वायरस होता है वो टी साइक लिम्फोसाइट को जैसे खा जाता है ये। तो टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है जैसे एड्स रोग में। एक रोग और होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मोस्ट एग्जामों के लिए, जैसे SCID रोग, है ना, SCID रोग। तो SCID रोग को अपन, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है जैसे सीवियर कंबाइंड, है ना, सीवियर कंबाइंड, हाँ, इम्यूनो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ये SCID रोग का पूरा नाम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट, है ना, इसमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, है ना, इसमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है ना, इसमें बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। तो यह एड्स से भी भयंकर रोग है ना, यह एड्स से भी भयंकर रोग है ना, भयंकर रोग है जैसे आपका क्या, तो SCID रोग। अब यह रोग क्यों होता है, तो यह रोग ADA, है ना, ADA का मतलब होता है एडिनोसिन, है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से होता है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से होता है ना, की कमी से होता है। तो यह रोग एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से होता है। इस रोग को सबसे पहले देखा गया था किसमें, तो 4 वर्षीय बालिका में देखा गया था इस रोग को सबसे पहले ना, 4 वर्षीय बालिका में इस रोग को देखा गया था। और यह ऐसा रोग है, तो सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम इस रोग का उपचार, है ना, इस रोग का उपचार कौन सी विधि के द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम इस रोग का उपचार जीन थेरेपी विधि के द्वारा किया गया, है ना, जीन थेरेपी विधि के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये चीज़ खूब ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में कि सर्वप्रथम कौन सा रोग है जिसका उपचार जीन थेरेपी विधि के द्वारा किया गया। जीन थेरेपी जानते हैं ना, जिसमें शरीर में कोई दोषी जीन होता है तो उस दोषी जीन को क्या कर दिया जाता है, जैसे शरीर से हटा दिया जाता है और मतलब उसके स्थान पर कोई स्वस्थ जीन लगा दिया जाता है, मतलब रोगग्रस्त जीन के स्थान पर कोई स्वस्थ जो जीन होता है वो लगा दिया जाता है। तो यह ऐसा रोग है जिसका सबसे पहले उपचार किया गया था, इसे कौन सी विधि के द्वारा, जीन थेरेपी विधि के द्वारा इस रोग का सबसे पहले उपचार किया गया था। आप फिर से देखिए एक बार सारा इसका
रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाली कोशिका होती है लिम्फोसाइट कोशिका। ये लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है शरीर में, बी लिम्फोसाइट होती है तो टी लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो थाइमस को कहा जाता है। ये हृदय के समीप होती है, इसको जरणगढ़ या प्रतिरक्षी ग्रंथि कहा जाता है थाइमस को। अब एड्स रोग में भी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है ना। एड्स रोग में भी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है एड्स रोग में भी, या टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। अब एड्स से भी खतरनाक रोग होता है क्या, SCID। SCID को अपन बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। यह एड्स से भी भयंकर रोग है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और यह रोग किसकी कमी से होता है, तो ADA का मतलब होता है कि यह रोग एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से होता है। और सबसे पहले 4 वर्षीय बालिका में इस रोग का उपचार किया गया था, इसे कौन सी विधि के द्वारा, तो जीन थेरेपी विधि के द्वारा ना, जीन थेरेपी विधि के द्वारा सर्वप्रथम 4 वर्षीय बालिका में इस रोग का उपचार किया गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये तो एक एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली सेल्स कौन सी होती है, एंटीबॉडी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है ना। एंटीबॉडी क्या होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से रोग होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, एड्स से भी खतरनाक रोग कौन सा है। अब आगे पढ़ते हैं अपन जैसे इसमें एंटीबॉडी के प्रकार। तो अगला पॉइंट रहेगा अपना जैसे एंटीबॉडी के प्रकार। ये जो एंटीबॉडी होती है तो ये 5 प्रकार की होती है ना। एंटीबॉडी जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। तो एंटीबॉडी के प्रकार है जैसे अपना अगला पॉइंट कि एंटीबॉडी के टाइप है ना। अगला है जैसे एंटीबॉडी के टाइप। तो इसमें अपन जैसे पहला पढ़ते हैं जैसे किसके बारे में, IgG है ना। IgG यानी कि गामा प्रकार की एंटीबॉडी है ना, गामा प्रकार की एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है। और कितनी होती है, तो 75 से 80% पाई जाती है। तो पहला तो हो गया यह शरीर में है ना, यह शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है ना, यह शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है, पहली बात। फिर दूसरा है जैसे यह प्लेसेंटा को भी पार कर जाती है ना, यह प्लेसेंटा को भी पार कर जाती है ना, पार कर जाती है IgG एंटीबॉडी। तो शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है IgG, इसको गामा प्रकार की एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा को भी पार कर जाती है। दूसरी देखते हैं अपन जैसे इसमें IgA एंटीबॉडी है ना, IgA एंटीबॉडी। तो ये क्या है सर, ये अल्फा प्रकार की एंटीबॉडी है ना, अल्फा प्रकार की एंटीबॉडी है। और ये जो होती है ना IG एंटीबॉडी, तो ये कितनी होती है, 10% होती है ना, ये 10% होती है। अब इस एंटीबॉडी को इसे स्त्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है ना, इसे स्त्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है ना, इसे स्त्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है। क्योंकि है ना, क्योंकि यह है ना, क्योंकि यह शरीर के स्त्रावी पदार्थ है ना, क्योंकि यह शरीर के स्त्रावी पदार्थ, जैसे स्त्रावी पदार्थ क्या क्या होते हैं, जैसे सर लार है, आंसू है ना, लार है, आंसू है, इसके अलावा से क्या है, कोलेस्ट्रॉम है ना, लार है, आंसू है, कोलेस्ट्रॉम है, इसके अलावा से श्लेष्मा है। तो श्लेष्मा में पाई जाती है ना, पाई जाती है। और ये चीज़ अपन जैसे उसमें दूध के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि माता के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, परसों के तुरंत बाहर निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, इसमें IG एंटीबॉडी पाई जाती है ना, जो रोगग्रस्त, जो शिशु को इम्यूनिटी प्रदान करती है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाती है शिशु का। तीसरी होती है जैसे IgM। तो IgM एंटीबॉडी को अपन क्या बोलते हैं, इसे म्यू प्रकार की एंटीबॉडी कहते हैं है ना। तो IgM एंटीबॉडी, इसको अपन म्यू प्रकार की एंटीबॉडी कहते हैं। और ये कितनी पाई जाती है बॉडी में, तो 5 से 10% होती है IgM एंटीबॉडी, यानी कि म्यू प्रकार की एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती है तो यह एंटीबॉडी है ना, यह एंटीबॉडी पेंटामर के रूप में पाई जाती है ना, यह एंटीबॉडी पेंटामर के रूप में पाई जाती है ना, ये चीज़ है इसके बारे में। और यह बड़े आकार है ना, यह बड़े आकार की एंटीबॉडी होती है। और यह भ्रूण में है ना, यह भ्रूण में है ना, यह भ्रूण में सर्वप्रथम
बनने वाली एंटीबॉडी है ना, यह भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाली एंटीबॉडी है IgG। लेकिन इसका ध्यान में रखेंगे, यह प्लेसेंटा में पाई जाती है ना, यह प्लेसेंटा में पाई जाती है या प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती है ना, प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती है। और शिशु को है ना, या गर्भस्थ शिशु को है ना, अपन जैसे इसको भ्रूण ही कहेंगे, तो ये जैसे शिशु को क्या करती है, रोगों से बचाती है, प्लेसेंटा में पाई जाती है, जो मतलब गर्भस्थ शिशु को क्या करती है, जैसे रोगों से बचाती है ना, या जीवाणु से उसकी रक्षा करती है। यह जीवाणु को है ना, यह जीवाणु को गुच्छन की क्रिया के द्वारा है ना, गुच्छन की क्रिया के द्वारा नष्ट कर देती है ना, यह जीवाणु को गुच्छन की क्रिया के द्वारा नष्ट कर देती है। तो IgM एंटीबॉडी पेंटामर के रूप में पाई जाती है, भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाली एंटीबॉडी है, यह प्लेसेंटा में पाई जाती है ना, और गर्भस्थ शिशु को रोगग्रस्त होने से बचाती है ये ना, और यह जीवाणु को गुच्छन कपलिंग की क्रिया के द्वारा क्या करती है, नष्ट कर देती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले आप, और फिर अपन बाकी बची हुई 2 एंटीबॉडी को और डिस्कस करते हैं। एक बार और इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। IgG, यहाँ पर G का मतलब होता है गामा प्रकार की एंटीबॉडी, ये 75 से 80% पाई जाती है, शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी है, प्लेसेंटा को पार कर जाती है। IgA अल्फा प्रकार की एंटीबॉडी, ये 10% होती है कुल एंटीबॉडी का, इसको स्त्रावी एंटीबॉडी भी कहते हैं है ना, और क्योंकि यह शरीर के स्त्रावी पदार्थ जैसे लार, आंसू व कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है, श्लेष्मा में पाई जाती है। फिर ऐसे IgM एंटीबॉडी, तो म्यू प्रकार की एंटीबॉडी, यह पेंटामर के रूप में पाई जाती है, और भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाली क्या है, ये एंटीबॉडी है, यह प्लेसेंटा में पाई जाती है ना, प्लेसेंटा में पाई जाती है या प्लेसेंटा में उपस्थित होती है, और जीवाणु को नष्ट कर देती है ये है ना, प्लेसेंटा में जीवाणु को नष्ट कर देती है गुच्छन की क्रिया के द्वारा। कुछ बातें आप यहाँ से और समझ लें कि प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या करता है, जैसे गर्भस्थ शिशु क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा है ना, प्लेसेंटा के द्वारा ही गर्भस्थ शिशु अपनी माता से क्या करता है, पोषण, श्वसन व उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है ना, गर्भस्थ शिशु अपनी माता से श्वसन, उत्सर्जन है ना, वह श्वसन, उत्सर्जन व पोषण जैसी क्रियाएं प्राप्त करता है। गर्भस्थ शिशु अपनी माता से कौन सी रचना के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा शरीर में है ना, प्लेसेंटा शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी है ना, प्लेसेंटा शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है ना, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है ना, भांति कार्य करता है। यानी कि प्लेसेंटा जो होता है ये भी कुछ हार्मोन का स्राव करता है। अब सर प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन का स्राव करता है, जैसे प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है, प्लेसेंटा के द्वारा सर रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा HCG हार्मोन का स्राव भी होता है, प्लेसेंटा HPL हार्मोन का स्राव भी करता है, प्लेसेंटा HCS हार्मोन का स्राव भी करता है। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जैसे 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया है, ये इस टाइप से ऐसे कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, HCG, HPL व HCS हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो आप इसका ले स्क्रीनशॉट, फिर बाकी बची अपन 2 एंटीबॉडी और पढ़ते हैं, इसी के साथ फिर आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट। तो IgM तक की बात हो गई, अब 2 एंटीबॉडी और बची है, जैसे एक तो है IgD और एक होती है जैसे कौन सी, IgE है ना, IgE। तो IgD है ना, चौथे नंबर की जो है एंटीबॉडी वो होती है जैसे IgD। तो ये क्या है, ये डेल्टा प्रकार की एंटीबॉडी है ना, डेल्टा प्रकार की एंटीबॉडी है, और कुल एंटीबॉडी का कितना होती है सर, ये तो ये 1 से 3% होती है IgD एंटीबॉडी। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको सतही एंटीबॉडी कहते हैं है ना, IG एंटीबॉडी जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सतही एंटीबॉडी कहते हैं। IG एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, सतही एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि यह एंटीबॉडी है ना, क्योंकि यह एंटीबॉडी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की सतह पर है ना, लिम्फोसाइट सेल्स की सतह पर पाई जाती है ना, सतह पर प्रेजेंट होती है ये चीज़ है।
और जब आपने कल परसों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पॉइंट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना आपने कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के उपचार में है ना, रोग के उपचार में इसे प्रयुक्त किया जाता है ना, इसे प्रयुक्त किया जाता है, ये चीज़ है। तो जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, इसमें आईजीडी एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है या रोगम टैबलेट दी जाती है, जो कल परसों अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक में भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अब लास्ट में आती है जैसे आपकी आईजी एंटीबॉडी, तो आईजी का मतलब होता है जैसे भैया यहाँ पर एप्साइलन है ना, तो ये होती है जैसे क्या, एप्साइलन प्रकार की एंटीबॉडी है ना, एप्साइलन प्रकार की एंटीबॉडी, ये कुल एंटीबॉडी का कितना होती है, तो 0.5% होती है ना, ये कुल एंटीबॉडी का 0.5% होती है। आईजीई एंटीबॉडी जो होती है, यह शरीर में है ना, यह शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली एंटीबॉडी है ना, यह शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली क्या है, जैसे एंटीबॉडी है आईजी एंटीबॉडी। और यह क्या करती है, यह एलर्जी में भाग लेती है ना, यह एलर्जी में भाग लेती है, या अपन ऐसे बोल दें कि यह मास्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करती है ना, यह मास्ट सेल्स को एक्साइटेड करती है, उत्तेजित करती है ना, उत्तेजित करती है। और ये चीज़ आप जानते हैं ना कि मास्ट सेल्स के द्वारा ही किसका स्तन होता है, तो मास्ट सेल्स के द्वारा ही किसका स्तन होता है, हिपेरिन का स्तन होता है। और किसका स्तन होता है सर, तो हिस्टामिन का स्तन होता है मास्ट सेल के द्वारा ही। और किसका स्तन होता है, तो सीरोटोनिन का स्तन होता है ना, तो मास्ट सेल के द्वारा ही हिपेरिन, हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्तन किया जाता है ना। अब जो हिपेरिन होता है, तो हिपेरिन तो क्या है, एक एंटीक्लोटिंग सब्सटेंस है, यानी कि हिपेरिन क्या होता है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है ना, प्रतिस्कंदक पदार्थ या प्रतिस्कंदक क्या है, ये प्रोटीन है हिपेरिन, जो बनती है कहाँ पर, तो ये लीवर में बनती है ना, लीवर में बनती है हिपेरिन। और हिपेरिन को आप क्या बोलते हैं, तो हिपेरिन को सर अपन क्या बोलते हैं, एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं है ना, एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं हिपेरिन को, क्योंकि थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है, और हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है रुधिर वाहिनी में, इसलिए हिपेरिन को अपन एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। या व्हाट इज हिपेरिन, तो हिपेरिन इज ए एंटीक्लोटिंग सब्सटेंस है ना, ये चीज़ है। हिस्टामिन क्या करता है, तो यह एलर्जी उत्पन्न करता है ना, एलर्जी उत्पन्न करता है, यानी कि एलर्जी उत्पन्न करता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, यह ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है ना, यह ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और यह क्या करता है, यह ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स वेसो कॉन्ट्रैक्टर है यह ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन के कारण मनुष्य में क्या होती है, एलर्जी होती है। एलर्जी में भाग लेने वाली कोशिका कौन सी, एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीई है। एलर्जी में भाग लेने वाली सेल्स कौन सी है, मास्ट सेल्स है, क्योंकि मास्ट सेल के द्वारा ही क्या होता है, हिस्टामिन का स्तन होता है। तो ये दोस्तों आप इसका भी ले स्क्रीनशॉट। जैसे डेल्टा प्रकार की एंटीबॉडी, इसको अपन सतही एंटीबॉडी कहते हैं। कुल एंटीबॉडी का 1 से 3% होती है, लिम्फोसाइट कोशिका की सरफेस पर होती है। आईजीडी एंटीबॉडी इसको सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं या सुपरफिशियली एंटीबॉडी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग के उपचार में आईजीडी एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है। आईजीई ये एप्साइलन प्रकार की एंटीबॉडी होती है, सबसे कम पाई जाती है आईजी एंटीबॉडी, और ये एलर्जी में भाग लेती है। यह मास्ट कोशिका को उत्तेजित करती है, और मास्ट कोशिका के द्वारा ही किसका स्तन होता है, तो सर एक तो हिपेरिन का स्तन होता है, दूसरा इसके द्वारा हिस्टामिन का स्तन होता है, और तीसरा भैया इसके द्वारा सीरोटोनिन का स्तन होता है। हिपेरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ या प्रोटीन है जो लीवर में बनती है। हिपेरिन को अपन एंटीथ्रोम्बिन बोलते हैं। हिस्टामिन एलर्जी उत्पन्न करता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और सीरोटोनिन जो होता है ये ब्लड वेसल्स वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी कि रुधिर वाहिनिका को क्या करता है, ये संकुचित करता है। तो प्यारे दोस्तों आपका ये था एंटीबॉडी का टॉपिक। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से इंतज़ार कीजिए, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।